नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के वेगपुर खालसा गांव निवासी निधि यादव पुत्री संजय यादव रिटायर्ड सैनिक की बेटी 2023 में रस्सी कूद प्रतियोगिता में अमेरिका में चयन होने हुआ है। अभी 25 नवंबर को वह थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल क्वींस कप जीत कर घर आई हैं। उनका सपना है कि अमेरिका में विश्व स्तरीय रस्सी कूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतना है। वहीं अपने घर पर सैकड़ों अवार्ड मेडल मेज पर सजाकर उसने बताया कि हमने गाँव के केंद्रीय विद्यालय से जनपद स्तर से खेलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं और मेरे खेल में परिवार में माँ बाप दादाजी का बहुत सहयोग रहा है और जनपद के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मेरा बहुत सहयोग किया है और खेल के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी शिक्षा ले रही हूँ। मेरा सपना है कि ओलंपिक खेलकर देश को गोल्ड मेडल जीत हासिल करूँ। और क्या कुछ कहा निधि यादव ने, सुनिए। क्या नाम है आपका? निधि यादव। मैं बेगपुर खालसा निजामाबाद की हूँ। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा। जी। और मैं जंप रोप की प्लेयर हूँ। अभी रिसेंटली मेरा गेम था थाईलैंड में इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है। और ओलंपिक के भी लेटर्स इंक्लूड हो गए हैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है यूएसए में, जिसके लिए वेरीफाई किया हमने वहाँ से, और उसकी तैयारी चलिए 2023 के लास्ट में है। उसके लेटर अभी 2-3 दिन में हमारे पास आ जाएंगे। तो ये आपको यूएसए कब जाना है बेटा? 2023 के लास्ट में यूएसए का। तो ये कौन सा खेल होगा वहाँ पे अमेरिका में? जंप रोप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। अच्छा, वर्ल्ड अभी हमने चैंपियनशिप। स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, साउथ एशियन, इंटरनेशनल तक मैं पहुंची। अब अगला मेरा है वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए इसमें डेमो जा रहे हैं। आई विश हमारा गेम मिनिस्ट्री में एक बार आ जाए तो फिर हम इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो आप भारत का नेतृत्व करेंगे वहाँ अमेरिका में? हाँ हाँ, हम इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने साउथ एशियन भी खेला था, जो नेपाल में हुआ था। उसके बाद हमारा वहाँ से हुआ। उसके बाद हमने थाईलैंड में किया। थाईलैंड में 8 कंट्री से कंपटीशन थे, 10 स्पोर्ट कंटिन्यूसली चले थे। उसमें काफ़ी टफ कंपटीशन था थाईलैंड का। और वहाँ से के बाद अब हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है यूएसए में। तो बेटा आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप जो है बेगपुर एकदम देहात से जाके और पूरे दुनिया में नाम करने जा रहे हैं, तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? फैमिली मेरी सपोर्टेड है। मेरे पेरेंट्स है, मम्मी पापा प्लस मेरे दादाजी सपोर्टिव है। फैमिली मेरी सपोर्ट मुझे पूरी अपने फैमिली से मिली है। और प्लस मैं केंद्रीय विद्यालय से स्टार्ट की हूँ, तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप रहा है 2013 से, और कंटिन्यूसली मैंने इस गेम को किया है। बाकी मैंने कुछ देखा ही नहीं, बस गेम है, फैमिली है। और शिक्षा कहाँ तक है बेटा? अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन चल फिजिकल रहा है। एजुकेशन से मैं बीए कर रही हूँ। और आगे मेरा बीपीएड है। मेरा ड्रीम है कि मैं केवीएस में लगूँ। अभी इनफैक्ट मैं एम्पायरिंग भी करती हूँ केवीएस की। अभी मैंने 2 टीम रिसेंटली बनाई है, तो देखती हूँ। आजमगढ़ में इनफैक्ट स्टार्टअप हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय में मैंने इस गेम को डाला, तो देखते हैं आगे। तो और आपको जनपद से किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी और का सहयोग मिला? हाँ मिला, दिनेश लाल यादव जी का पूरा सहयोग मिला है। इनफैक्ट उनका क्लियर कट डिसीजन मिला। मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे थी और कहीं से कुछ भी नहीं था। और इनफैक्ट उस टाइम तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं थी। इमीडिएटली इतना बड़ा इवेंट आया और फिर हमें पूरी तैयारी। उससे पहले मेरा कर्नाटका में था, तो हमारे को उतना बजट उस टाइम नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम में उनका ही सहयोग था, दिनेश लाल यादव जी का। उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया हमें। इनफैक्ट हमें होने जितना हमें ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा किया। और प्रॉपर टाइम वो हमसे जुड़े रहे। थाईलैंड में इवेंट के टाइम भी वो। खबर आपको आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर थाना प्रभारी रहे नदीम अहमद फरीदी को दी गई विदाई। आपको बता दें, नवागत थाना प्रभारी ने संभाला थाने का चार्ज, किया गया भव्य स्वागत। आपको बता दें, अतरौलिया थाने पर प्रभारी निरीक्षक पद पर तैनात रहे नदीम अहमद फरीदी को बुधवार को थाना परिसर में पुलिसकर्मियों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें विदाई दी गई। नदीम अहमद फरीदी काफ़ी सूझबूझ के साथ आए हुए थे, फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण भी करते थे, जिसके कारण लोगों ने उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। वहीं आज नवागत थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने अतरौलिया थाने का चार्ज संभाला है। इस दौरान थाने के सभी उप निरीक्षक तथा पुलिसकर्मियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया तथा थाना क्षेत्र के मामलों को उन्हें अवगत कराया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस स्टाफ की बैठक लेकर
उसमें निर्देश दिए और अतरौलिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। वहीं नवागत थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ अपराध एवं अपराधी घटनाओं पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाल श्रम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ ही ठंड तथा कोहरे के मौसम में क्षेत्र में होने वाली चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक प्लान के अंतर्गत नियंत्रण किया जाएगा। समाधान दिवस के माध्यम से क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर थाने के सभी उप निरीक्षक तथा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जनपद स्थित पांडे बाजार में श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज मंगलवार को त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में आए सहदेव पांडे ने संस्कृत संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में बिना पुरोहित के धार्मिक कार्य निष्फल माना जाता है, इसलिए पौरोहित्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए संस्कृत संस्थान ने कुशल पौरोहित्य बनाने की जिम्मेदारी आजमगढ़ में आचार्य शुभम उपाध्याय को दी है, जो कि गत वर्षों की भांति बड़ी कुशलता से प्रशिक्षण देंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे विशाल उपाध्याय एवं आचार्य योगेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि पुरोहित जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार मुहूर्त के साथ करवाता है। पौरोहित्य प्रशिक्षक शुभम उपाध्याय ने सकुशल संचालन करते हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केंद्राध्यक्ष आनंद उपाध्याय, विंध्यवासिनी सहायक पाठक गुड्डू उपाध्याय, दयानिधि शर्मा, जीवन उपाध्याय, संदीप मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। जी, शुभम उपाध्याय। आज आजमगढ़ स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में पौरोहित्य प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री सहदेव पांडे ने सदीप जलाकर भगवती का पूजन करते हुए शुभारंभ किया। अब जैसा कि हम कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क पौरोहित्य प्रशिक्षण की जिम्मेदारी हमें दी गई है, उसे सहर्ष निर्वहन करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जनपद के समस्त युवा विद्यालय प्रांगण में आवें और साथ ही साथ कर्मकांड के विषय में समग्र जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि हमारे आज मुख्य अतिथि ने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार बिना पौरोहित्य के नहीं किया जा सकता, तो पौरोहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पुरोहित साधारण नहीं होता है। आपके द्वारा क्या क्या शिक्षा दी जाएगी? शिक्षा इसमें शुद्धिकरण से लेकर के विसर्जन तक सभी मंत्र आदि याद कराए जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें वेदी बनाने से लेकर के यहाँ तक जनपत्री का भी उन्हें शिक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हैदर अब्बास चांद की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक समुदाय हित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस आजमगढ़ में संपन्न हुई। सदस्य के समक्ष जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल द्वारा संबंधित विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अब तक कुल 6090 छात्र छात्राओं द्वारा पंजीकरण के सापेक्ष संस्थाओं द्वारा 4805 आवेदन पत्रों को अग्रसारित किया गया है तथा PFMS रिस्पांस प्राप्त शुद्ध 3901 आवेदनों को अंतिम रूप से अग्रसारित किया जा चुका है। इसी प्रकार दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, बिगम हजरत महल छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्ववर्ती MSDP योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कला के निर्माण कार्य का विवरण, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेषित नवीन प्रस्ताव का विवरण, मदरसों से संबंधित विवरण आदि के विषय में विस्तार से सदस्य को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा
उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन द्वारा आज राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि संगठन द्वारा पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु वार्ता की गई। साथ ही आए दिन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की नियमावली शासनाधीश के आदेश का अनुपालन न करके नियम विरुद्ध आदेश पारित किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही महाविद्यालयों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस दौरान राज बहादुर सिंह ने बताया कि हम लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कुलपति नहीं मिले तो रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंप महाविद्यालयों से संबंधित समस्याओं और विश्वविद्यालय नियम विरुद्ध पारित किए जा रहे आदेशों के प्रति अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना के समय शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया था कि जब तक विश्वविद्यालय का स्वतः परिनियमावली नहीं बन जाती तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की परिनियमावली से कार्य किए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन कुलपति द्वारा मनमाने ढंग से बिना परिनियमावली के नियम विरुद्ध कार्यों का संपादन किया जा रहा है, जिसके चलते महाविद्यालयों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम 2 दिसंबर को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के साथ तालाबंदी करेंगे। सर अपना परिचय बता दें, क्या मांग की है धरना प्रदर्शन में? राज बहादुर सिंह, सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन? छात्र हित में विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने ढंग से 800 रुपया शासन ने निर्धारित किया फीस, अब ये ले रहे हैं 1980 रुपये। छात्रों का परीक्षा आवेदन पत्र लड़के भरेंगे और लड़के ही फीस जमा करेंगे, तो फिर महाविद्यालयों का औचित्य क्या बनता है? इसी चीज़ को लेकर हम लोग जुलाई से इनके साथ कई बार वार्ता कर चुके, लेकिन किसी बात को मानने को तैयार नहीं। उसी के विरोध में सारे लोग आज आए। अभी नहीं किया गया। आगे क्या कदम होगा? आगे होगा धरना होगा, प्रदर्शन होगा, तालाबंदी होगी। अरे इनका भी तो लीजिए। हाँ, मैं रजिस्ट्रार हूँ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। अब ये अभी बता रहे हैं, हमसे प्रबंधक हैं यहाँ और मऊ के भी हैं, आजमगढ़ ज़िले के हैं लोग, तो इनके द्वारा बताया जा रहा फीस का कुछ मैटर है। क्या इन लोग की मांग है? तो मांग है फीस, इनके हिसाब से ये कहना है कि फ़ीस ज़्यादा है। तो जो भी निर्णय होते हैं ये जो समितियां हमारी होती हैं, परीक्षा समिति है, प्रवेश समिति है, ईसी है और फाइनेंस कमेटी है, उसके द्वारा होती है, तो उसमें निर्णय लिया गया है। तो अगर इन के खिलाफ कार्य किया जा रहा है तो उसको ले जाओ। नहीं, अगर है तो लिख के देंगे, अगर कुछ इनका है तो उस पर विचार किया जाएगा, अगर कुछ ऐसा है तो। इन लोगों का कहना है कि लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, कोई करवा नहीं हो रही, दिन बढ़ाई चली जा रहा है, कैसे बच्चों का भविष्य? नहीं, बात विचार हुआ है और उस पर अगर आज भी अगर कुछ लिखित आया होगा तो उस पर पुनः विचार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और सारे जो महाविद्यालय हमारी पार्ट है, कोई अलग हमसे नहीं। ठीक। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा के पदाधिकारियों ने देर शाम मालटारी स्थित श्री गांधी जी पीजी कॉलेज पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। विदित हो कि बुधवार को विश्वविद्यालय का प्रथम शिक्षक संघ निर्वाचन एवं अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित था। अटेवा के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव के नेतृत्व में अटेवा के पदाधिकारियों ने सभी पदों पर निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। विश्वविद्यालय के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में अटेवा के साथ तन मन धन से सहयोग तथा हर प्रकार के संघर्ष में शामिल होने की बात कही। श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर के असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अटेवा के जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने सभी को बधाई देते हुए बताया कि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। इस आंदोलन का परिणाम है कि पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में अटेवा के जिला कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल विश्वकर्मा, अटेवा के जिला उपाध्यक्ष तथा ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव, अटेवा आजमत ब्लॉक के गाय के अध्यक्ष सतीश पटेल, संरक्षक घनश्याम विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष संजय यादव, भैया ब्लॉक से समरजीत गौतम, बिलरियागंज ब्लॉक के पदाधिकारी धर्मेंद्र, अखिलेश मुलायम, दीपेंद्र, इंद्रभूषण, दिनेश मुराली आदि लोग उपस्थित थे। मैं सुभाष चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा आजमगढ़। आज महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित शिक्षक संघ के चुनाव में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को अटेवा आजमगढ़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि भविष्य में पुरानी पेंशन बहाली की जो लड़ाई होगी इसमें हम और मजबूती आएगी। हमारे जो साथी आज निर्वाचित हुए हैं उन्होंने
पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा का हर तरह से समर्थन करने का वादा किया है। इसलिए अटेवा परिवार आज बहुत गदगद है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में कृषक उत्पादक संगठन FPO की जनपद स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप अधिकतम कृषकों को FPO से जोड़ने के क्रम में सदस्य संख्या बढ़ाने व उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाए जाने हेतु एपीडा का सहयोग प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा जनपद में गठित समस्त FPO की सदस्य संख्या न्यूनतम 500 से 1000 कृषक संख्या किए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए गए। उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 19 विकासखंडों में कुल 44 FPO गठित हैं तथा अवशेष 3 विकासखंडों में FPO गठन का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य FPO एवं जनपद के कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद को सूचित बाजार एवं मूल्य दिलाए जाने एवं फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के गठन तथा विपणन श्रृंखला विकसित करने हेतु एपीडा का सहयोग प्राप्त किया जाना है। आजमगढ़ जिले के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं रोजाना सैकड़ों की संख्या में चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी नियमों की दुहाई देते हुए लोगों के चालान करते हैं वह इन दिनों खुद ही नियम कानून भूल गए हैं और धड़ल्ले से बिना हेलमेट के बाइक से घूम रहे हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना के बाहर की यह तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि दरोगा के साथ साथ पुलिसकर्मी भी नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कंधरापुर थाने के निरीक्षक भी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए पुलिस की गाड़ी में घूम रहे हैं। वहीं अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जो पुलिसकर्मी खुद ही नियम कानून भूल गए हों उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं। वहीं इस संबंध में स्थानीय समाजसेवी विनीत रंजन ने बताया कि पुलिस द्वारा जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी आवश्यक कारणवश नियमों का पालन नहीं कर पाता है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा जनता को रोककर जगह जगह अवैध वसूली की जा रही है। यह माहौल पूरे जिले में है, लेकिन कंधरापुर थाने की पुलिस द्वारा हद कर दी गई है। वहीं कंधरापुर थाने के पुलिसकर्मी आए दिन बिना हेलमेट के घूमे देखे जाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर दोषी पुलिसकर्मियों का भी चालान किया जाना चाहिए। आइए सुनाते हैं कि समाजसेवी ने और क्या कुछ कहा। मैं पर्सनली बात कर लूँ, कंधरापुर थाने की आज जो है मीडिया ने तस्वीरें कई जगहों कंधरापुर थाने के दरोगा और अन्य लोगों के लिए हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? तो भैया सबसे ज़्यादा तो इस समय कंधरापुर में ही उल्लंघन हो रहा है। सबसे अधिक मैं मतलब हमेशा वहाँ चूँकि वो थाना बिल्कुल सड़क से सटा हुआ है, एकदम सड़क से है, और वहाँ जो है अक्सर हम लोग जब जाते आते हैं तो देखते रहते हैं कि जो बाजार में, क्योंकि कंधरापुर बाजार वहाँ सटी हुई है, तो जो बाजार में वहाँ पुलिसकर्मी आते जाते हैं वो बिना हेलमेट के ही आते जाते नजर आते हैं। अब क्योंकि अब हम लोग कैमरे में उसको कैद नहीं करते, कारण है कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। और सामाजिक व्यक्ति का मतलब कि भाई हम लोग भी उसको ले सकते हैं कैमरे में उनका फोटो और ले करके उसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलिए छोड़िए, कभी न कभी तो ये लोग भी सुधर जाएंगे। लेकिन जैसे लूटपाट मची हुई है कि नहीं, हम दूसरे को चेक करेंगे, चालान, अच्छा चालान भी ये लोग नहीं काटना चाहते ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही जैसे हैं, उसमें कुछ पुलिसकर्मी और कुछ दरोगा ऐसे भी हैं, हम लोगों से ऐसी भी मुलाकात होती है जो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ इतने गंदे होते हैं कि जो कि एकदम कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते। उनको ये है कि कुछ हमको दे दीजिए अगर ऊपर से तो चालान नहीं कटेगी, और नहीं दे पाए तो चालान कट जाएगी। और कुछ ऐसे दरोगा पुलिस हैं जो कहने के बाद वो अपने अडिग हैं, वो रुपया नहीं लेते, उनको घूस नहीं चाहिए, वो केवल ये कहते हैं कि भैया चालान कटेगी, अगर बता दीजिए उनसे वो मान भी जाते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो शरीफों का प्रकार है वो 10 से 15% होगा, बहुत अधिक से अधिक, बाकी 85 से 90% वही लोग हैं। चलिए ठीक। विनीत रंजन। अच्छा, अक्सर देखा जाता है सड़कों पर पुलिस जो है लोगों का चालान काटते हुए नजर आती है, वहीं बात कर लें पुलिसकर्मी खुद ही जो है पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए बिना हेलमेट किए, और तमाम ऐसी जो है मीडिया के कैमरे में ये चीज़ें कैद हुई हैं। इस पर आप क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। अभी इसके बारे में मैं भी बहुत बार सोचा, और अभी परसों के पेपर में मैंने देखा अमर उजाला में कि कई पुलिसकर्मियों का वहाँ कलेक्ट्रेट के सामने, एसपी कार्यालय के सामने जो है 2-3 फोटो महिला पुलिसकर्मियों का और पुलिसकर्मियों का बाइक सहित बिना हेलमेट का फोटो अमर उजाला
ये पेपर में मैंने देखा। और ये उससे पहले मैं सोचता हूँ, क्योंकि कारण है कि आप जिसको सतर्क करते हो, आप खुद ही लापरवाही बरतते हो और दूसरे को सतर्क करते हो, तो ये कहाँ तक उचित है। जैसे गांधी जी ने जब एक बार वो अपने लड़की को लेके गई कि गुड़ बहुत खाती है, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद लेके आना। और 1 हफ्ते बाद जब गई दादी उनकी, तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ मत खाना। तो दादी ने कहा जब यही कहना था तो क्यों नहीं आप 1 हफ्ते पहले ही कह दिए गुड़ नहीं खा। तो वह गांधी जी ने बोला कि उस समय मैं खुद गुड़ खा रहा था, तो जब मैं वो काम खुद ही कर रहा हूँ तो दूसरे को मना कैसे कर सकता हूँ। तो पहले मैंने उसको छोड़ा, फिर अब इसको मना करा। तो वही बात है, आप ये पुलिस कर्मी जो हैं ये दूसरे को सतर्क करते, असतर्क नहीं करते, ये चालान तुरंत काट देते हैं। अगर कोई बेचारा मजबूरी में भी घर से निकल गया है, किसी की तबीयत गड़बड़ है, या किसी को अचानक कोई रिश्तेदार आ गया बाजार तक, मार्केट तक सब्जी लेने इमरजेंसी में भाग करके आया। कभी कभी ऐसा भी होता है रिश्तेदार आ जाते हैं, घर में सब्जी नहीं होती है भाई लोगों के, और लोग बेचारे रिश्तेदार से चुपके से धीरे से निकलते हैं कि चलो सब्जी लेके बाजार चले आए। उस बीच बिना हेलमेट वेलमेट तैयारी किए ही चले आते हैं, तो उसमें भी उनकी नहीं सुनी जाती तबीयत का। तो कम से कम आप दूसरे को अगर सुझाव दे रहे हैं, दूसरे का चालान काट रहे हैं, तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपका भी चालान कटना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा, ये तो बाइक वालों का है, मैंने बहुत बार कई थानों में देखा, चूँकि हम लोग घूमते रहते हैं, सामाजिक हैं, समाज सेवी हैं, तो घूमते रहते हैं, तो कई थानों का मामला देखा, आजमगढ़ में भी और अन्य जिलों में भी, कि वहाँ जो 4 व्हीलर से लोग निकलते हैं, जो थाने की गाड़ी होती है, कोतवाली की गाड़ी होती है, उसमें जो आगे बैठे होते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, चाहे दरोगा जी हों, चाहे वो ड्राइवर, मतलब कोई सीट बेल्ट का भी फॉलो नहीं करता, वो भी चेकिंग होती है। तो ये सब फॉलो होना चाहिए, और इन लोगों की भी अगर ये लोग गलती करते हैं तो इन लोगों का भी चालान कटना चाहिए। भाई हम नियम का पालन तभी करवा पाएंगे जब हम खुद नियम का पालन करेंगे, और खुद ही नियम का पालन नहीं करेंगे और दूसरे से नियम का पालन करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो कंधरापुर, मैं पर्सनली बात कर लूँ, कंधरापुर थाने की सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी व विज्ञान मेला भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर हर साल विद्यालय में मनाया जाता है। स्कूल के प्रबंधक धनंजय पांडे ने सभी अभिभावकों और छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। आइए सुनाते हैं कि व्यवस्थापक श्री प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया को निकाला जाता है 3D में, और 2D में होता है कि सरकमफ्रेंस और एरिया निकाली जाती है। द ब्रांच mensuration is the branch of mathematics that the study of प्रदर्शनी में हमारे जो है दीपमाला पांडे जी और आदर्श जी, कशिश जी की भूमिका रही। उन्होंने तैयार कराया बच्चों का कार्यक्रम। और बाल मेले में नीलम सिंह और रीना जी और ये क्या नाम है, दीक्षा जी, कृष्ण कुमार पांडे आज ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य की अहम भूमिका थी। उन्होंने सफल बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहन करते रहे कि कार्यक्रम हमारा सफल हो, अच्छा हो, ऐसा उनका प्रयास रहा है। विद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपका नाम? विजय कुमार पांडे। आप क्या हैं? यहाँ व्यवस्था प्रमुख। ये कार्यक्रम कैसा है? ये सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला। तो विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों में तरह तरह के विज्ञान के बारे में जानकारी देना, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देना, और उसके बारे में जो है सही तरह से प्रस्तुत करना कि क्या हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उस तरह से वो करना। मेला लगा है, मेले में आत्मनिर्भर होने के लिए, बच्चे जैसे ना आत्मनिर्भर हो, हमारा देश आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, इससे इनके अंदर विकास होगा, ऐसा प्रयास चल रहा है। और विद्यालय में तरह तरह के इस तरह से आयोजन किए जाते हैं। बाल मेला है और विज्ञान प्रदर्शनी है, और इस तरह से जो है खेलकूद प्रतियोगिता है, प्रश्न मंच है। इस तरह से बच्चों के विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जाते हैं, ऐसा चलता रहा।
आजमगढ़ जनपद की थाना बैरदू से एक बड़ी खबर निकलकर के सामने आ रही है। यहाँ के पीड़ित 75 वर्षीय की बुढ़िया मां चंपा देवी पत्नी स्वर्गीय अमहुत राजभर ने जिलाधिकारी आजमगढ़ का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि साहब हमारे जमीन को हड़पने की नियत से प्रधान की मिली भगत से द्वारा हमको 2006 में ही सेक्रेटरी ने पेपर में मृत घोषित कर दिया है। बूढ़ी मां ने यह भी बताया कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है, हम बॉम्बे में अपने पति के साथ जीवन यापन करते थे। कुछ समय बाद पति की भी मौत हो गई। बाद में मैं चंपा देवी ने अपनी जमीन को बैनामा कर दिया। शेष जमीन को हड़पने की नियत से चंपा की जीत की लड़के व प्रधान की स्व पर सेक्रेटरी ने सारे कागजात में मृत घोषित कर दिया है। जब बूढ़ी मां चंपा ने परिवार की नकल 15 मई 2022 से प्राप्त किया तो सारा पोल खुल गया। और इतना ही नहीं, बूढ़ी मां ने यह भी बताया कि उपजिलाधिकारी मार्टिनगंज को भी पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अधिकारी गण टाल मटोल करते हुए विधवा सहारा बूढ़ी औरत का गोल घुमाते रहे। जब हार गई तो बूढ़ी मां ने जिलाधिकारी आजमगढ़ का दरवाजा खटखटाया है। देखना यह है कि जिलाधिकारी द्वारा यह क्या कार्रवाई होती है या उपजिलाधिकारी की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। माता जी नाम कहाँ पड़े आपका? मेरा नाम चंदा है। चंदा कहाँ की रहने वाली है? मुंबई में रहती, मेरा खजूरा गांव है। यहाँ कहाँ पे रहती है? खजूरा। थाना कौन सा है? थाना आपका कौन सा है? थाना पूछ रहे हैं बरदा। अच्छा, क्या मामला है कि आप डीएम कार्यालय पे आई? और मामला हमारा ऐसा है कि हमारे जो हमारा खेत था मैंने बेच दिया। वो लोग हम लोगों को ताबा किया कि मर गई करके। मरी तो नहीं, जिंदी आपके सामने देखती हूँ मैं तो। कौन कह दिया कि मर गई हैं आप? कौन कह दिया कि आप मर गए हैं? कौन कहा कि आप मर गई हैं? पतिराम। वो पतिराम कौन है? पतिराम मेरा जेठ का लड़का है। अच्छा, तो आप किसको बेची थी? अपना खेत किसको बेची थी? बेच इनको बेची। उमर राजभर चंदा 12 रुपए। अच्छा, आप इनको बेची है तो कोई दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ऐसी हुई, बता दो। दिक्कत सर ऐसी हुई कि जो 2011 में मैंने बैनामा लिया। आप इनकी क्या लगती है? हम बैनामा लिए। जमीन आप लिखवाई है माता जी का? जी सर। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो मेरी पैमाइश नहीं होने दे रहे हैं, जबरी बोझ जोत रहे हैं। खारिज दाखिल हो गया है? सब कुछ हो गया सर। रजिस्ट्री कब करवाई थी आप? रजिस्ट्री 2011 में। 11 की रजिस्ट्री है? जी सर। खारिज दाखिल भी है? सब कुछ। आप कब्जा नहीं कर पा रही हैं? नहीं सर, कब्जा नहीं। इस समय जोत बो कौन रहा है? पतिराम राजभर। वो इनके क्या लगते हैं माता जी के? वही जेठ के लड़के हैं। इन माता जी की जेठ के लड़के हैं? जी सर। तो एप्लीकेशन इसके पहले भी कहीं आप दी थी? और इसके पहले ब्लॉक पर अपने एप्लीकेशन दिए थे। कहाँ पे? कोई सुनवाई, मार्टिनगंज ब्लॉक पर। अच्छा, मार्टिनगंज ब्लॉक पर। डीएम साहब वहाँ सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई हुई तो हमने जो कि अप्लाई किया जो डीएम साहब के यहाँ। तुम मुलाकात हुई डीएम साहब से? लिए एप्लीकेशन? क्या बोले हैं साहब? साहब यही बोल रहे हैं कि मैं आपकी जांच करवा कर इनके जिंदा जो कि रजिस्टर पर चढ़ा देंगे, आपकी परेशानी दूर होगी। चलिए ठीक। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रशेखर राजभर। रहने वाले कहाँ के हैं? लसना खुद आजमगढ़ से। ब्लॉक कौन सा है? मार्टिनगंज। थाना क्या लगता है? बरदा है। बरदा जी। मामला क्या है? डीएम साहब के पास आप आए हैं? जी, मामला सर हमारा यही है कि हमने जो कि अपनी पत्नी के नाम एक बैनामा लिया था ग्राम खजूरा में। खजूरा में? जी। अपनी पत्नी के नाम से? जी। कितने का बैनामा था? बैनामा सर जो कि हम लिए थे करीब पड़ गया था हमारा जो कि करीब 5-5.5 के। कितनी जमीन थी? जमीन सर 26 बिस्सा 12 कड़ी सर। 26 बिस्सा? जी। आपने रजिस्ट्री कब करवाया था? सन 11 में सर करवाया था रजिस्ट्री। 2011 में? जी। खारिज दाखिल हो गया है? जी। और कब्जा किसका है? कब्जा जो कि सर अभी वही जोत बोल रहे हैं, कब्जा लेने नहीं दे रहे मुझे। आपको कब्जा लेने देने रहे? नहीं। वो क्या है जो जोत बोल रहे हैं? कौन है वो जिससे हम बैनामा लिए हैं सर, हमारी पत्नी के बैनामा नाम लिए हैं। हाँ। वो इनके जेठ का लड़का है। जिससे आप जमीन लिए हैं उनके जेठों के लड़के हैं? जी। वो आपको वो कब्जा किए हुए? जी। इसके पहले भी एप्लीकेशन कभी दिया था? हमने सर मार्टिनगंज ब्लॉक में एप्लीकेशन दिया, एडीएम साहब से लेकर सब कुछ, जबकि वहाँ पर तहसीलदार साहब भी गए थे, उस जगह को देखे और देख करके वहाँ पैमाइश के लिए गए थे। लेकिन उन्होंने वहाँ से जब आए तो हमें 10 दिन का मौका दिए। हमने सर उस मौके पर उन्हें बोला चलिए सर ठीक है, आप 10 दिन का मौका लीजिए हमारे, लेकिन जमीन पैमाइश करा दीजिए। फिर उन्होंने जो कि बोला कि भाई इस पैमाइश नहीं हो पाएगी। हमने बोला क्यों सर? बोले भाई इसमें जो कि ऐसी बात है। क्या बात है? बात वही है कि मतलब वो ये मृतक दिखा रहे हैं उनको कि वो मर चुकी है। माता जी अभी जिंदा हैं? जी, यही खड़ी हैं। अच्छा, इनकी उम्र लगभग क्या होगी? इनकी उम्र लगभग सर होगी 65 के फिल्म होगी सर। अच्छा, हाँ वही 65-70। तो इनको मृत घोषित कर दिए हैं? जी। उनके जेठा के लड़के, उनका नाम क्या है?
पतिराम राजभर से। पतिराम जी। तो इसके बाद आप जो है कि लेखपाल और कानूनगो से मिले? सर सबसे मिल चुके थे हम। सब जाकर सब वापस आए हम आपसे। तो डीएम साहब क्या बोले हैं? अभी डीएस हम तो ये अंदर गए थे, हम तो गए थे नहीं तरफ, लेकिन वो बोले हैं कि ऐसा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, जांच करवा करके आपका जो मामला। चलिए ठीक है। चलिए सर। आजमगढ़ के सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर आजमगढ़ में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 तक सीबीएसई जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। मेगा इवेंट में सीबीएसई के पटना, इलाहाबाद और झारखंड क्षेत्र के 600 स्कूलों के 2000 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। 30 नवंबर 2022 को विद्यालय के सभागार में शाम 6 बजे सभी भाग लेने वाले विद्यालयों के प्रबंधक मीट का आयोजन किया जाएगा, जहाँ अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग के लिए तय होने वाले मैचों के सभी फिक्चर्स का अनुसूचित तय किया जाएगा। पुरुष सिंगल्स और डबल्स और महिला सिंगल्स और डबल्स के मैन नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। शुरुआती मैच स्कूल व जिला स्टेडियम के इंडोर कोर्ट में खेले जाएंगे, जबकि क्वार्टर फाइनल से मैच स्कूल के नवनिर्मित इंडोर कोर्ट में खेले जाएंगे। आयोजन का उद्घाटन समारोह 1 दिसंबर 2022 को सुबह 8:30 बजे शहर के उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों, सीबीएसई के पर्यवेक्षकों और भाग लेने वाले स्कूलों की उपस्थिति में होगा। सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र 10 अलग अलग भाषाओं में हम होगी कामयाब कहकर प्रतिभागियों का स्वागत करने जा रहे हैं, जिसके बाद शपथ ली जाएगी। इस अवसर के बारे में बात करते हुए सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंध निदेशक श्री प्रशांत चंद्रा ने कहा, आजमगढ़ जिला पहली बार सीबीएसई की एक जोनल स्तर की बैठक की मेजबानी कर रहा है और मैं सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मेगा इवेंट के लिए हमारे स्कूल पर विचार किया गया। पूरे जिले में प्रगतिशील शिक्षा के इतिहास में एक बेंचमार्क होगा। उन्होंने प्रतिभागियों की सुरक्षा के बारे में भी सुनिश्चित किया और कहा कि चैंपियनशिप के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेफरी अजिंदर राय और उनकी टीम के साहसिक नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ सिंथेटिक कोर्ट में BAI के मानदंडों के अनुसार मैचों के सुचारू संचालन में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। वही सभी मैचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जोन्स S2 शटल का इस्तेमाल होने जा रहा है, जिस समय सरकार देश के छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष से NEP 2020 को लागू करने जा रही है। सीबीएसई जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 निश्चित रूप से आजमगढ़ के शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अपना परिचय दे दें और किस संबंध में प्रस्तावित की जाए। मैं देवेंद्र झा, सेंट जेवियर स्कूल सम्मोपुर, मैं एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स को देखता हूं और शिक्षा में खेल का महत्व जो NEP 2020 में दिया गया है उसी को अमल करते हुए सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स और हमारे स्कूल के प्रबंध निदेशक श्री प्रशांत चंद्रा जी, जिन्होंने इन्फोर्स किया कि स्पोर्ट्स का इवेंट किया जाए विद्यालय में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं खेलेगा इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया। सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जोनल प्रतियोगिता के लिए अप्लाई किए सीबीएसई में और सीबीएसई को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंजीत सिंह जो स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय को चयन किया। उन्होंने हमारे विद्यालय में विश्वास जताया कि ये खेल अच्छी तरह से संपादित हो पाएगा इस विद्यालय में। आजमगढ़ के इतिहास में ये पहली बार इस स्तर की प्रतियोगिता होने जा रही है। यहाँ पर मुझे पता चला कि क्लस्टर भी एक भी विद्यालय में नहीं हुआ था। ये चीज़ बराबर हमें कोसता था और हम अपने प्रबंध निदेशक जी से उनसे आज्ञा प्राप्त करते हुए हमने जोनल स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का संपादन करने के लिए आवेदन किया था और ये मिला है। इसके लिए संपूर्ण विद्यालय परिवार गौरवान्वित है और इसमें मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे मीडिया हाउस को जो इसमें 500 विद्यालय प्रतिभाग करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के फार ईस्ट जोन ऑफ सीबीएसई और इसमें 3000 बच्चे हम लोग उम्मीद करते हैं होने जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आजमगढ़ जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है और सेंट जेवियर स्कूल आजमगढ़ इसके लिए बधाई का पात्र है। पूरा परिवार जो है इतना बड़ा इवेंट लोग आजमगढ़ लीड कर रहे हैं और इसके सफल आयोजन के लिए सेंट जेवियर स्कूल परिवार ने 2 नए बैडमिंटन कोर्ट यहाँ इंस्टॉल किए हैं। सिंथेटिक जो इंडस्ट्रियल मैट होता है ऑलरेडी यहाँ तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मानक यूनिक्स S2 शटलकॉक का प्रयोग हो रहा है। लगभग 500 स्कूलों के 14, 17, 19 3 एज ग्रुप के बच्चे टीम चैंपियनशिप प्रतिभाग करें तो लगभग 2500 से 3000 मैचेस यहाँ 1 से 3 दिसंबर तक खेले जाएंगे।
और उस मैच को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं उनकी पूरी टीम यहाँ दिन रात काम करेगी उसके लिए। सर सारे मैच यहीं होंगे कई जगह होंगे? चूँकि दिन कम है, नंबर ऑफ मैचेज बहुत ज़्यादा है, तो संभव नहीं कि हम इस वेन्यू पे कर पाएँ। इसके लिए स्थानीय सुखदेव पालन स्टेडियम के जो बैडमिंटन कोर्ट है वो 2 कोर्ट भी तीनों दिन के लिए बुक है, तो हम कैटेगरी वाइज कुछ मैच वहाँ भी शिफ्ट करेंगे। ठीक। भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़ द्वारा भारत माता विवेकानंद जी एवं गुरु तेग बहादुर जी को पुष्पांजलि दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम का गायन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर उनकी शहादत पर श्रद्धासुमन अग्रसेन इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं के साथ अर्पित कर एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष गिरिराज सिंघल जी, सचिव श्रीमती शिखा अग्रवाल व मानव संयोजिका श्रीमती लतिका अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, कविता अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, आभा अग्रवाल, मनीला अग्रवाल ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की। नई पीढ़ी को शहीदों की शहादत की से रूबरू कराते हुए आज़ादी की कीमत को बताया गया। साथ ही गुरु तेग बहादुर जी के विचारों से चिर परिचित कराया गया। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, इनमें जो मायने रखता है वह है साहस। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। साथ ही इस अवसर पर 110 छात्राओं की एनीमिया की जांच कराई। एनीमिया मुक्त रहने के उपाय बताते हुए सभी छात्राओं के मध्य गुड़ का वितरण किया गया। विद्यालय की छात्रा ने देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। एलिट शाखा आजमगढ़ की ओर से छात्रा को पुरस्कृत किया गया एवं भारत विकास परिषद एलिट शाखा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सभी छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिंदुस्तान के लिए शहीद हिंदुस्तान के लिए कार चलाने दे दो इन जवान के लिए, कार चलाने दे दो इन जवान के लिए। जो पिता न लौटे सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो पिता न लौटे सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, बार सलामी दे दो इन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो हिंदुस्तान के लिए। कितने माँ की गोद होशों, कितने बहन के भाई छिन गए, कितने माँ की गोद होशों, कितने बहन के भाई छिन गए। जो पिता न लौटे सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो पिता न लौटे सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो इन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक लड़का युवती से मिलने गया था, जहां परिजनों ने देख लिया और युवक की पिटाई करने लगे। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से संबंधित पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मारपीट का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? आज सुबह एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें एक युवक को कुछ लड़के मार रहे हैं। इसके संबंध में जब थाना प्रभारी अरौला को निर्देशित किया गया तो ये प्रकाश में आया कि ये लड़का एक लड़की से मिलने गया था। वहाँ लड़की के जो परिजन हैं गाँव वालों के द्वारा देख लिया गया और उसके बाद इसको पकड़ के इसके साथ मारपीट की गई। इस प्रकरण में FIR नंबर 408/22 धारा 323, 504, 506 पंजीकृत किया गया है। जो मुख्य 2 अभियुक्त हैं मिंटू राजभर व करण राजभर, जो महंदवारा अरौला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश में है। आगे गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने धार्मिक मंच पर अश्लील डांस के वायरल हो रहे वीडियो मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाल को निर्देश दिया है कि वे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम बिना परमिशन न किए जाए और परमिशन मिलने के बाद भी कार्यक्रम की गरिमा को विशेष ध्यान रखा जाए, अन्यथा की स्थिति कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट पर आयोजित राम जानकी विवाह उत्सव बाल मेला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल बालाओं के नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था।
वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस मंच पर बाल बालाओं द्वारा डांस किया जा रहा है, उस मंच पर जो बैनर लगा है उस पर साफ अक्षरों में राम जानकी विवाह उत्सव मेला लिखा हुआ है। धार्मिक मंच पर बाल बालाओं के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों द्वारा इसकी काफ़ी निंदा की जा रही है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने शहर कोतवाल को पूरे मामले की जांच करके मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, भविष्य में ऐसी किसी आयोजन के प्रति हिदायत देते हुए कहा कि बिना परमिशन के कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। परमिशन के बावजूद कार्यक्रम की गरिमा का विशेष ध्यान रखना होगा। आजमगढ़ जिले में धार्मिक कार्यक्रम में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है अश्लील डांस का, क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है जिसमें किसी धार्मिक कार्यक्रम में और अश्लील डांस कराया जा रहा है। थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित कर दिया गया है इसकी जांच करते हुए इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करे और आगे की विधिक कार्रवाई करे, गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। एफआईआर पंजीकृत करते हुए सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी और ये भी सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार का कोई भी आयोजन, अगर कोई धार्मिक आयोजन है उसमें इस प्रकार का कोई भी आयोजन ना होने पाए। जो परमिशन, बिना परमिशन के कोई आयोजन ना हो और परमिशन के बाद भी जो गरिमा है उसी के अनुरूप कोई भी आयोजन सुनिश्चित किया जाए।